हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज हम आ गए हैं लेकर के आपके लिए पाठ क्रमांक 10, कक्षा 5 की हिंदी किताब का पाठ क्रमांक 10, उसके अभ्यास प्रश्न। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था 3 मछलियों की कहानी, किस प्रकार से 3 मछलियाँ थीं और वो एक सरोवर में रहती थी और उनके ऊपर आए थे मछुआरे उनको पकड़ने के लिए। किस प्रकार से एक मछली जो है वो काफ़ी सारी मछलियों को ले करके दूसरे सरोवर में चली गई। एक मछली ने अपनी जान अपनी चालाकी से बचाई और दूसरी जो आखिरी जो मछली थी वो क्या हुई, वो फंस गई जाल में और वो मर गई। बाद में उसको लेके जा चुके थे अन्य मछलियों के साथ। तो हमने पढ़ ली थी ये कहानी। अब आज हम करने वाले हैं इस पाठ में जितने भी हमारे पास प्रश्न हैं अभ्यास के लिए वो करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। बातचीत वाला सेगमेंट ही है। पहला प्रश्न है, क्या आपने कभी नदी, पोखर या समुद्र तट का भ्रमण किया है? आपने वहाँ क्या क्या देखा? आपको क्या लिखना है कि आपने कभी नदी, किसी पोखर जैसे कोई पॉन्ड हो गया या फिर समुद्र की आसपास आप कहीं घूमे हैं। अगर आप घूमे हैं तो आप उसका वर्णन करना है कि आपने वहाँ पे क्या क्या देखा। तो हाँ, हमने नदी, पोखर और समुद्र तट का भ्रमण किया है। हमने वहाँ रेत, तट पर आए पर्यटक, सीपियाँ, मछलियाँ आदि देखी। विद्यार्थी अपने अनुभवों के आधार पर अन्य उत्तर भी दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी विद्यार्थी के यहाँ कोई ऐसा त्योहार होता है जो नदी के पास होता है, जैसे कि छठ, तो वह उसके विषय में बता सकता है। ठीक इसी प्रकार यदि आप किसी समुद्र तट पर घूमने गए हो तो उसके भविष्य के उसके विषय में बता सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपने क्या क्या देखा है वो आपको लिखना है। या फिर आप कोई त्योहार सेलिब्रेट करते हैं नदी के तट पर, जैसे कि छठ हो गया, या फिर आप किसी ऐसे स्टेट में रहते हो जहाँ ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पर आपके घर के पास कोई समुद्री तट हो या नदी हो, तो आपको उसका वर्णन भी करना है कि आप वहाँ पर क्या क्या देखते हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और हमारा प्रश्न क्रमांक 2 क्या कहता है, क्या किसी कार्य को भाग्य के भरोसे छोड़ना चाहिए? अपने उत्तर का कारण बताइए। अब ये जो है प्रश्न आपसे कहाँ से पूछा गया है, जो आखिरी मछली जो थी हमारी यद भविष्य, वो क्या कहती थी कि भाग्य के भरोसे हमने छोड़ देते हैं आज कि अगर हमारा मरना लिखा होगा तो हम मर जाएंगे, हम जीवन होगा हमारा तो हम जी जाएंगे। तो आपसे ये पूछा जा रहा है क्या आपको भाग्य के भरोसे चीज़ें छोड़नी चाहिए? तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे, किसी भी कार्य को केवल भाग्य के भरोसे छोड़ना सही नहीं है। क्योंकि भाग्य तभी साथ देता है जब हम परिश्रम करते हैं, जब हम मेहनत करते हैं, तभी आपकी किस्मत भी आपका साथ देती है। अगर हम प्रयास ही नहीं करेंगे और सिर्फ भाग्य के भरोसे रहेंगे तो सफलता मिलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अतः परिश्रम द्वारा हमें भाग्य बदलने का प्रयास करना चाहिए। अब आप अगर सोचिए कि आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ के नहीं जाएं, कोई चैप्टर पढ़ के ना जाएं और आप ये सोचें कि एग्ज़ाम में आ जाएगा, नहीं आएगा ये चीज़, लेकिन वो क्वेश्चन आ जाता है कहाँ पे एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। आप कंप्लीटली गए थे भाग्य के भरोसे कि नहीं आएगा, भाग्य मेरा अच्छा है, नहीं पूछा जाएगा, और अगर आ गया तो देखी जाएगी। तो इस प्रकार का आप एटीट्यूड लेके जाएंगे तो क्या ये बात सही होगी? अगर आप यहाँ पे कोई भाग्य काम नहीं करेगा, यहाँ पे क्या होगा, फिर आपके फिर नंबर कटेंगे, आपके ग्रेड्स डाउन होंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको परिश्रम करना होगा, आपको पढ़ना होगा, आपको अपने हिस्से की मेहनत करनी होगी। उसके बाद वो प्रश्न पेपर में आए ना आए इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आ गया तो आप उत्तर सही से भली भांति लिख पाएंगे और आपको उसके नंबर भी मिलेंगे, उसके अंक भी मिलेंगे। तो वहाँ पे कोई भाग्य काम नहीं करेगा, वहाँ पे आपकी मेहनत काम करेगी। तो इसी प्रकार से आपको भाग्य के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, यदि भविष्य मछुआरे से अपने प्राण नहीं बचा पाई, यदि उसके स्थान पर आप होते तो मछुआरों से अपने प्राण कैसे बचाते? यदि भविष्य जो हमने देखी थी आखिरी मछली थी जो भाग्य के ऊपर भरोसा करती थी, वह अपना जीवन नहीं बचा पाई। अब इसकी जगह, उस मछली की जगह आप होते तो आप किस प्रकार से अपने प्राण बचाते, आपको ये लिखना है। यदि भविष्य मछुआरों से अपना प्राण इसलिए नहीं बचा पाई क्योंकि वह आलसी थी, वह जीवन में
होने वाली घटनाओं को भाग्य के भरोसे छोड़ देती थी। यदि हम यदि भविष्य के स्थान पर होते तो अनागतिवादी अनागति विधाता के साथ सरोवर छोड़ देते या प्रत्युत्पन्नमति के सामने मृत होने का नाटक करते की तरह नाटक करते। तो आप क्या कर सकते थे? आप कर सकते थे क्या? ये एक्टिविटी कर सकते थे कि या तो आप अनागत विधाता की तरह आप सरोवर ही छोड़ देते या तो फिर प्रत्युत्पन्नमति की तरह मरने का नाटक करते। तो इस प्रकार से आप अपनी जान बचा सकते थे। आपके पास और कोई आइडिया हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। चलिए, प्रश्न क्रमांक 3, आपको कौन सी मछली सबसे अच्छी लगी और क्यों? आपको लिखना है कि क्यों आपको तीनों में से कौन सी मछली सबसे अच्छी लगी। तो हमारा उत्तर हमें अनागति विधाता मछली सबसे अच्छी लगी क्योंकि उसने भविष्य में होने वाले खतरे का अंदाज़ा लगा लिया था तथा उसके अनुरूप योजना बनाकर अपने साथ अन्य मछलियों के प्राणों की रक्षा की। प्रत्युत्पन्नमति मछली सूझबूझ से केवल अपने प्राण ही बचा पाई थी। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि हमें किस प्रकार से अनागत विधाता जो है मछली पसंद आई थी। ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपको कौन सी मछली अच्छी लगी आपको लिखना है। चलिए, अब आ गए हैं हम पार्ट से प्रश्न को लेके। तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे पार्ट से प्रश्न हल करने हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर मछली का चिन्ह बनाइए और एक से अधिक विकल्प भी सही हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपको क्वेश्चन दिया गया है और आपसे पूछे गए हैं ऑप्शंस। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि एक से अधिक ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। तो आप क्या करना है, उसके आगे मछली बनाना है। चलिए शुरू करते हैं। अनागति विधाता को बहुत बुद्धिमती किस कारण से बताया गया है। तो आपको ये बताना है कि अनागति विधाता को बुद्धिमती क्यों बताया गया है, क्यों बोला गया है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। नाम के अनुरूप स्वभाव होने के कारण, सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ देने और चिंता ना करने के कारण, भविष्य की संभावित समस्याओं का हल पहले से निकाल लेने के कारण, श्रम और चिंतन से बचने की प्रवृत्ति के कारण। हमारे उत्तर हैं नाम के अनुरूप स्वभाव होना, दूसरा है भविष्य की संभावना की समस्या, मतलब जो पहले से ही उसका हल ढूंढ लेना। ये हमारे उत्तर हो जाएंगे। चलिए, अगला है, मछुआरों की बात सुनकर सभी मछलियों ने सभा क्यों की? गपशप के लिए, अपने प्राण बचाने हेतु कोई उपाय ढूंढने के लिए, मछुआरों को अपने जाल में फंसाने के लिए, पास के दूसरे सरोवर में जाने के लिए। इसका उत्तर क्या है? अपने प्राण बचाने हेतु उपाय ढूंढने के लिए और पास के दूसरे सरोवर जाने के लिए वो एक साथ इकट्ठा हुई थी। चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं। मछुआरे ने प्रत्युत्पन्नमति को जाल में से बाहर क्यों फेंक दिया? इसका आंसर बहुत सरल है, फिर भी हम देख लेते हैं इसके क्या क्या ऑप्शन दिए हैं। उन्हें जीवित मछलियां चाहिए थी, उन्हें प्रत्युत्पन्नमति सुंदर नहीं लगी, जाल में बहुत अधिक मछलियां थीं, उनसे जाल उठाया नहीं जा रहा था। तो इसका उत्तर जो है वो है उन्हें जीवित मछलियां चाहिए थी। और जो प्रत्युत्पन्नमति है वो मरने का नाटक कर रही थी। वो तो नाटक कर रही थी पर मछुआरों को लगा कि वो वाकई मरी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मछुआरों के जाल में कौन कौन सी मछलियाँ फंस गई थी, हमें उनका नाम लिखने हैं। तो क्या है ऑप्शंस? अनागति विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और अन्य सभी बड़ी मछलियाँ, प्रत्युत्पन्नमति, यद्य भविष्य और अन्य सभी बड़ी बड़ी मछलियाँ, अनागति विधाता और अन्य सभी बड़ी बड़ी मछलियाँ, प्रत्युत्पन्नमति, यद्य भविष्य और अनागति विधाता। इसका उत्तर है प्रत्युत्पन्नमति, यद्य भविष्य और अन्य सभी बड़ी बड़ी मछलियाँ, क्योंकि अनागति विधाता बाकी मछलियों को लेकर कहीं और चली गई थी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, स्तंभ क सेगमेंट क और स्तंभ ख में आपस में संबंध रखने वाले शब्दों व कथनों को मिलान कीजिए। अब आपको क्या करना है कि स्तंभ का ये जो टेबल है क और जो टेबल बी ख है, अब इनका ये जो शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं उनका एक दूसरे से संबंध है। ये पूरा पार्ट से ही है। तो चलिए आके हम इसकी मैच करेंगे कि कौन सा शब्द किसके लिए है। सुंदर जैसे कि सरोवर के लिए प्रयोग किया गया था पार्ट में, उस प्रकार से अनागति विधाता किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया था? उसकी बुद्धिमती के लिए। तो चलिए हम इसको
कर लेते हैं मैच। चलिए, अब प्रत्युत्पन्नवती के लिए क्या शब्द यूज किया गया था? तीक्ष्ण और तीव्र बुद्धि। बड़ी बड़ी क्या थी? मछलियां थीं। और यद भविष्य क्या थी? आलसी थी। सबसे बढ़िया क्वेश्चन, सबसे 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 मज़ेदार क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भी आपको क्या करना है? आपको इन प्रश्नों के उत्तर सोचने हैं और लिखने हैं। पहला प्रश्न है हमारा, प्रत्युत्पन्नवती पहले से ही समस्या का समाधान करने की आवश्यकता क्यों नहीं समझती थी? अब हमें इसका लॉजिक लिखना है कि प्रत्युत्पन्नवती पहले से ही समस्याओं का आंसर या फिर सोल्यूशन ढूंढने में क्यों नहीं बिलीव करती थी। उसका उत्तर है, प्रत्युत्पन्नवती पहले से ही समस्या का समाधान करने की आवश्यकता इसलिए नहीं समझती थी क्योंकि वह तीव्र व तीक्ष्ण बुद्धि वाली थी। वह किसी भी समस्या का हल क्षण भर में निकाल लेती थी। बहुत जल्दी, बहुत क्विकली कोई भी प्रॉब्लम उसके सामने आ जाए तो अपनी बुद्धिमानी से उसका सॉल्यूशन उसी मोमेंट पे निकाल लेती थी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सभी मछलियों के भयभीत होने का क्या कारण था? सभी मछलियां जो थी वो क्यों भयभीत थी, क्यों डरी हुई थी? क्योंकि अनागति विधाता ने जब मछुआरों की योजना सभी मछलियों को बताई तो वे अपने प्राणों की रक्षा के लिए डर गई थीं। उन्हें डर था कि मछुआरे उन्हें जाल में फंसाकर मार देंगे। तो ये जो फियर था, ये जो डर था, इस वजह से ही सारी मछलियां डरी हुई थी, वो जो होने वाला था। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 है, जो होना होगा तो हो ही जाएगा, यह किस मछली का मानना था या और वह ऐसा क्यों मानती थी? ये इससे तो हमें लगता है कि ये तो कौन है? ये यद भविष्य है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। जो होना होगा सो तो होगा ही, ऐसी यद भविष्य मछली मानती थी। वह ऐसा इसलिए मानती थी क्योंकि वह आलसी थी, सबसे पहली बात, और वह संकट की संभावनाओं पर ध्यान ही नहीं देती थी, ना ही श्रम ना ही चिंतन करती थी। तो यह हो गया है हमारा उत्तर। अब बढ़ते हैं हम आगे। अगला प्रश्न है हमारा, अनागति विधाता ने मछुआरों की योजना से बचने के लिए क्या उपाय समझाया या क्या उपाय सुझाया? तो आपको क्या करना है कि अब ये जो क्या जो सुझाव था वो बताना है। तो उसका सुझाव क्या था? अनागति विधाता ने मछुआरों की योजना से बचने के लिए यह उपाय सुझाया कि सवेरा होने से पहले ही सभी मछलियों को वह सरोवर छोड़ देना चाहिए तथा किसी सुरक्षित स्थान पर रहना चाहिए। उसके पास क्या सलूशन था कि सुबह होने से पहले ही हम किसी दूसरे सरोवर में चले जाते हैं और सुरक्षित रहते हैं। तो हमें इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्युत्पन्नवती ने मछुआरों से बचने के लिए क्या उपाय किया? अब इसका उपाय भी हम देख लेते हैं। प्रत्युत्पन्नवती मछुआरों से की बातों को समझ गई थी कि उन्हें स्वस्थ और जीवित मछलियां चाहिए, इसीलिए उसने मृत होने का नाटक किया। उसको मरा हुआ समझकर मछुआरों ने प्रत्युत्पन्नवती को वापस नदी में फेंक दिया। इस प्रकार उसने अपनी प्राण बचाए। ये हमने डायरेक्टली कहाँ से लिया है? ये है हमारा सीधा पाठ से ही। चलिए अब आ जाते हैं हम भाषा की बात पर। यहाँ पे है हमारे लिए फन एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो हमारा प्रश्न कहता है, कहानी में आए कुछ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द नीचे शब्द सरोवर में दिए गए हैं। इनकी पहचान करते हुए उनके संबंधित परिवार के स्थान पर लिखिए। संबंधित परिवार मतलब आपको अभी क्या करना है? एक टेबल बनानी है संज्ञा की, सर्वनाम की और विशेषण और क्रिया की। हम जानते हैं संज्ञा क्या होती है। संज्ञा क्या होती है? किसी नाम, वस्तु, जगह, इनके नाम होते हैं। सर्वनाम क्या होते हैं? जो नाम की जगह यूज़ करते हैं, जैसे वह, वो, हम, ये सारी चीज़ें। और विशेषण वो होते हैं जो किसी भी संज्ञा का, किसी भी इंसान का, किसी भी वस्तु की विशेषता बताते हैं, उसका रूप, रंग, उसकी क्वालिटीज़ बताते हैं, उनके गुण बताते हैं। और क्रिया शब्द क्या होते हैं? जो किसी एक्शन को होने की, कुछ अगर हो रहा है, कुछ रनिंग है, उसको बताता है, उसके ट्रेड्स बताता है। तो वो जो शब्द होते हैं, चलना क्रिया हो जाएगा, पढ़ना क्रिया हो जाएगा। इस प्रकार से क्रिया होते हैं। अब हम बनाएंगे एक टेबल
और इन शब्दों को जो है उनके परिवार मतलब संज्ञा शब्द संज्ञा परिवार में रखेंगे, विशेषण शब्द विशेषण परिवार में रखेंगे, क्रिया शब्द क्रिया परिवार में रखेंगे और सर्वनाम शब्द सर्वनाम परिवार में रखेंगे। तो हम एक बार इनको पढ़ लेंगे कि क्या कौन कौन से ये शब्द हैं, उसके बाद बनाते हैं हम एक टेबल। चलिए, कुछ सभा व बचना सुंदर, तीन सरोवर पहली रहना हमने, मछली सोचना अच्छा उन्होंने, मछुआरा यद भविष्य दो लिखना जाना मैं। चलिए, तो ये हमने पढ़ लिए हैं शब्द। अब हम इनको क्या करते हैं, इनके परिवार में डालते हैं। तो संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। संज्ञा शब्द है मछली, मछुआरा यद भविष्य भी नाम है, सरोवर जगह का नाम है, सभा ये भी एक असेंबली का नाम है। अब सर्वनाम क्या है, मैं, वह, हमने, उन्होंने और कुछ, ये हमारे सर्वनाम हो गए। अब हम विशेषण पे आ जाते हैं। विशेषण हमारे कौन कौन से हैं, सुंदर, अच्छा, दो, तीन, पहली, ये विशेषता बता रहे हैं, उनके नंबर्स बता रहे हैं, या उनकी अच्छाई बता रहे हैं, बुराई बना रहे हैं, या सुंदरता बता रहे हैं। तो ये हो गए इनके विशेषण। अब क्रिया शब्द कौन कौन से हैं, सोचना, लिखना, जाना, रहना और बचना, ये हो गए हमारे क्रिया शब्द। तो आप इसी प्रकार से एक टेबल बना लीजिए और उसको कर लीजिए हल, मतलब यही लिख दीजिए उन टेबल्स में, आपके लिए हो जाएगा आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। कहानी में आए एक वचन और बहुवचन शब्दों की खोज करते हुए निम्न तालिका को दिए गए उदाहरण के अनुसार पूर्ण कीजिए। तो आप क्या करना, एक वचन और बहुवचन, एक वचन सिंगुलर किसी एक चीज़ के बारे में बात हो रही है, बहुवचन एक से अधिक, 2, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन एक नहीं होगा। एक वचन क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक चीज़ हो, और बहुवचन बहुत सारे, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि हमें दिए गए हैं ये तालिका, हमारे पास पाठ में भी कुछ शब्द हैं, तो उनकी हमें क्या लिखने हैं, बहुवचन लिखने हैं, एक वचन लिखने हैं। तो आइए हम देख लेते हैं कि एग्जाम्पल हमें क्या दिया हुआ है, मछली, मछली का बहुवचन क्या होगा, जब बहुत सारी मछली होती हैं तो उनको क्या कहते हैं हम, मछलियाँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमें बहुवचन क्या दिया गया है, ध्वनि, ध्वनियाँ। तो इसका एक वचन क्या होगा, ध्वनि। तो हम इसको कर लेते हैं सॉल्व, ये होगा ध्वनि। अब मैं का क्या होगा बहुवचन, हम होगा। और क्या है, मछुआरा है, अगर सिंगुलर है तो मछुआरा है, एक वचन है तो मछुआरा है, अगर बहुत सारे होंगे तो क्या होंगे, मछुआरे। तो क्या होगा, मछुआरे। चलिए एक और देख लेते हैं। आँख, एक होगी तो सिर्फ आँख होगी, दो होंगी तो क्या होंगी, आँखें। चलिए यहाँ पे ये कर लिया है हमने सॉल्व, बहुत ही छोटा था, बहुत ही सिंपल था। आइए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। नीचे दिए गए उपयुक्त शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब आपके पास ये कुछ शब्द दिए गए हैं, ने, में, को, के, का, की, पर। तो अब इनकी सहायता से आपको क्या करना है, जो ये रिक्त स्थान है उनको फिल करना है। चलिए, तो पहला है हमारा, मछुआरों का ध्यान पानी में सैर करती हुई मछलियों पर गया, पर उनके ऊपर गया। चलिए अगला है, मछुआरे डैश बातों तीन मछलियां डैश सुन ली। मछुआरे की बातें तीनों मछलियों ने सुन ली। अब वह कहने लगी कि मैं तो अपने इस पुराने निवास स्थान छोड़कर डैश नहीं जाऊंगी, को छोड़कर नहीं जाऊंगी। अब अगला है हमारा, उत्तर भारत डैश एक सुंदर सरोवर डैश तीन मछलियां रहती थीं। उत्तर भारत के एक सुंदर सरोवर में तीन मछलियां रहती थीं। हमने कर लिया है इस प्रश्न को भी सॉल्व। आ जाइए अगले प्रश्न पे। दिए गए विराम चिन्हों में से उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए वाक्यों को पुनः अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। अब आपको क्या करना है, आपके पास दिए गए हैं कुछ विराम चिन्ह, जैसे ये क्वेश्चन मार्क हो गया, ये यहाँ पर हमारा कॉमा हो गया, यहाँ पे हमने पूर्ण विराम लगा दिया, यहाँ हमारा ये हमारे ब्रैकेट्स हो गए। तो हमें क्या करना है, इनको यूज़ करना है और लगाना है इन सेंटेंसेस पे, इन वाक्यों में, और फिर लिखना है अपनी लेखन पुस्तिका में।
तो का एक समस्या की बात है। पहले अभी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कोई क्या कह रहा है, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, बता रहा है, कोई कोट कर रहा है उस चीज़ को, मतलब कोई किसी की बात कह रहा है या फिर उसके ऊपर आश्चर्य मतलब अचंभा हो रहा है। तो आपको क्या करना है, अब इनके साथ यहाँ पे लगाना है। चलिए आइए, तो हमारे पास क्या है, हमने पढ़ लिए पहले। देखो एक समस्या की बात है, पहली मछुआरा बोला और देखो तो सरोवर में कितनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं। मछुआरे ने सरोवर में अनागति विधाता प्रत्युन्न पद्मती यद भविष्य और बड़ी बड़ी स्वस्थ मछलियां देखी। अभी हमें समझ नहीं आ रहा है कि कौन क्या कह रहा है और क्या भाव है। हाँ हाँ, इतनी सारी मछलियाँ एक ही जगह हमने पहले कभी नहीं देखी। दूसरी मछुआरे बोला, मछुआरों की बात तीनों मछलियों ने सुन ली। अब हमें यहाँ पे आपने देखा जिस प्रकार से मैंने इसको रीड किया, आपको समझ नहीं आया कि क्या भाव था, किस भाव से ये बातें कही गई हैं। तो इसलिए अब हमें क्या करना है, हमारे पास जो ये चिन्ह हैं हमें इन्हें यूज़ करके ये क्या करना है, हमें एक पंक्चुएशन मार्क हम उसको कहते हैं, ये हमारे विराम चिन्ह हैं, इनको लगाएंगे। उसके बाद हमें इनका भाव समझ में आएगा। तो इनका उत्तर क्या होगा, पहला है एक समय की बात है, ये एक बात कही गई है। ठीक, पहले मछुआरा बोला, यहाँ पे हमारा कॉमा लगा है, अरे यहाँ पे ये लगा है आश्चर्य, यहाँ पे आश्चर्य की बात हुई है इसलिए ये लगाया है हमने। देखो इस सरोवर में कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। यहाँ पे अब हम क्या किया, हमने ये कर दिया है बाकी को क्लोज। यहाँ पे हमने एंडिंग के लिए ये लगा दिया है, क्योंकि हम किसी बात को कह रहे हैं इसलिए हम उसको कहाँ डालेंगे, उसको हम डालेंगे इन दो कॉमास के बीच में। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, विराम कर दिया है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, विराम चिन्ह लगाएंगे। अगला है हमारा, मछुआरे ने सरोवर में अनागति विधाता कॉमा प्रत्युत्पन्नमति, फिर उसके बाद हम अर्धविराम, फिर उसके बाद यद भविष्य और बड़ी बड़ी स्वस्थ मछलियाँ देखी पूर्ण विराम। जब भी हमें अलग अलग नाम या फिर कुछ अलग अलग चीज़ों को एक साथ लिखना होता है तो हमें अर्धविराम लगाने होते हैं। अर्धविराम क्या होते हैं हमारे, ये हमारे कॉमास होते हैं। तो हम इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम इसको कॉमा बोलते हैं। तो ये हमारे अर्धविराम हैं और हम इनको प्रयोग करेंगे, उसके बाद वाक्य को लिखेंगे। फिर उसके बाद अगला है हाँ हाँ, फिर से हमने यहाँ पे दो अर्धविराम लगाए क्योंकि एक पॉज के साथ बोलेंगे। उसके बाद और इतनी सारी मछलियाँ एक ही जगह हमने पहले कभी नहीं देखी। दूसरा मछुआरा बोला, हमने पहले भी आपसे कुछ वीडियोस में बात की है कि जब भी हम किसी इंसान की बात को एज इट इज़ रख देते हैं तब उनको हम इन कोटेशन मार्क्स के अंदर लगा के बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमको क्या करना है, ये वाला उत्तर भी हो गया हमारा। मछुआरों की बातें तीनों मछलियों ने सुन ली पूर्ण विराम। सीधा सिंपल क्या है, ये है हमारा सेंटेंस, ये है हमारा वाक्य। चलिए आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं अनुमान और कल्पना पे। अब हमें क्या करना है, आपको लगाना है कुछ अनुमान, कुछ करनी है कल्पना और करने हैं ये प्रश्न हल। तो आइए साथ करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, प्रत्युत्पन्नमति ने मछुआरों से बचने की जो योजना बनाई, यदि वह उसमें सफल ना होती तो उसकी अन्य योजना क्या हो सकती थी। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अगर प्रत्युत्पन्नमति मछुआरों से बचने की जो योजना उसने बनाई थी कि वो मरने की नाटक करेगी, अगर वो सफल नहीं होती तो फिर वो क्या करती। हमारे पास एक बड़ा प्रश्न है कि अगर वो काम नहीं करता, अगर उसका मरने का नाटक काम नहीं करता तो फिर वो अपनी जान कैसे बचा पाती। तो हम इसके उत्तर स्वरूप क्या लिख सकते हैं, प्रत्युत्पन्नमति ने मछुआरों से बचने की जो योजना बनाई, यदि वह उसमें सफल ना होती तो वह मछुआरों की बात को ध्यान से सुनकर उसके अनुरूप दूसरी योजना बनाती। हो सकता है कि मछुआरे जब उसे जाल से बाहर निकालते तो वह अपनी बुद्धि के बल पर योजना बनाकर भाग जाती। इस प्रकार विद्यार्थी अपनी कल्पना के अनुसार अन्य उत्तर भी दे सकते हैं। आपको क्या, आप ही कल्पना का आधार लेना है, अपनी कल्पना के आधार पर आपको इस प्रश्न को हल करना है। हमने एक जो है आपको उत्तर बता दिया है, अब आपने कल्पना अपनी रचनात्मकता को बाहर निकाल के लाइए और करिए इस प्रश्न को हल।
आइए आगे बढ़ते हैं। क्या आपने समुद्र देखा है? अनुमान लगाकर बताइए कि समुद्र में इतना अधिक जल कहाँ से आता है। अब आपको इमेजिन करना है कि आपने कभी समुद्र देखा है, सी या फिर ओशियन देखा है। आपको अब अनुमान लगाना है कि वहाँ पे इतना सारा पानी कहाँ से आता है और इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। हाँ, हमने समुद्र देखा है। समुद्र में इतना पानी वर्षा से, बर्फ पिघलने से, नदियों से, महासागरों से आता है। महासागर क्या होते हैं? ओशंस होते हैं। बहुत सारा, जब भी पृथ्वी बनी थी तब जो प्लानिट में, जो हमारा जो प्लानिट है अर्थ है, उसमें ऑलरेडी पानी एग्जिस्ट करता था और उसके बाद फिर इंसान आए थे, धरती थी। तो बहुत बड़े बड़े महासागर है, बहुत 70% पानी है हमारे अर्थ पे। वहाँ से पानी आता है। जो हमारा सागर होता है उसको हम क्या कहते हैं? छोटा सा सी, जो किनारे किनारे पे हमको दिखता है। जो महासागर होता है वो बहुत दूरों दूरों तक, किलोमीटर्स किलोमीटर्स, मीलों मीलों तक सिर्फ और सिर्फ पानी होता है और इतनी गहराई में होता है कि आप कभी अंदर नहीं जा सकते। तो कहाँ से आता है समुद्र? कहाँ से आता है? कैसे बन पाता है? उसके अंदर पानी कैसे आता है? जो नदियाँ हमारे देश में बह रही हैं या फिर धरती पे बह रही हैं, वो जहाँ कहाँ मिलती हैं? वो जाके समुद्र में मिलती है, तो उससे होता है। फिर बारिश होती है तो बारिश का भी पानी उसमें आता है। और जो बर्फ़ है अगर वो पिघलती है तो उसकी वजह से भी उसमें पानी भर जाता है। और जो महासागर है उसमें तो ऑलरेडी पानी है, तो उनकी वजह से भी एक पानी का जो सेगमेंट है वो वहाँ पहुँचता है। चलिए आइए अगला प्रश्न करते हैं। अपनी सूझबूझ के कारण प्रत्युत्पन्नमती मछुआरों से बच गई। मान लीजिए कि वह तैरकर पास के सरोवर में अपनी मित्र अनागति विधाता के पास पहुंच गई। दोनों में आपस में क्या क्या बातचीत हुई होगी अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। आपको क्या करना है कि यहाँ पे प्रत्युत्पन्नमती जैसे बच के आ गई, सरोवर में आ गई और फिर वो तैरते तैरते दूसरे सरोवर पहुंची और ये एक दूसरे से मिली। कौन? अनागति विधाता और प्रत्युत्पन्नमती। अब इन दोनों के बीच में क्या बात होगी ये हमको लिखना है। चलिए, तो अनागति विधाता हम स्टार्ट करते हैं। अनागति विधाता कहती है, अरे तुम यहाँ कैसे और बाकी मछलियाँ कहाँ हैं? तो प्रत्युत्पन्नमती कहती हैं, सभी मछलियाँ मछुआरे के जाल में फंस गई हैं। मैं बड़ी मुश्किल से बचकर आई हूँ। इस बार जान बचाने के लिए तुमने कौन सी युक्ति अपनाई? तो इन दोनों के बीच में ये बात हो रही है। अब आपको हंसी भी आएगी क्योंकि हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है और हमने देखा है कि किस प्रकार से कौन किस वक्त किसने क्या फैसला लिया था और कौन समझदार था। चलिए, तो अब अनागति विधाता कहती हैं, गई मान लीजिए कि वह तैराक पास, दोनों में आपस में क्या क्या बातचीत हुई। तो प्रत्युत्पन्नमती कहती है कि मछुआरों को जीवित मछलियाँ चाहिए थी, इसलिए मैंने मृत होने का नाटक किया। अनागति विधाता कहती है, तुम्हें कैसे पता चला कि उन्हें जीवित मछलियाँ चाहिए थी? अब प्रत्युत्पन्नमती कहती हैं कि मैंने उन्हें बात करते सुन लिया था। अब अनागति विधाता कहती है, अरे वाह, चलो अच्छा है, तुमने अपनी बुद्धि के बल पर अपनी प्राण बचा लिए। प्रत्युत्पन्नमती कहती हैं, हाँ, काश यदि भविष्य ने आलस छोड़कर अपने लिए कुछ किया होता तो वह आज हमारे साथ होती। अनागति विधाता कहती है, हाँ सही कह रही हो तुम। तो इस प्रकार से हमने एक वार्तालाप इनका बना लिया है, हमने एक कॉन्वर्सेशन इनकी बिल्ड कर ली है। इस प्रकार से आप भी लिख सकते हैं अपनी टेक्स्ट बुक में लिख सकते हैं या तो फिर अपनी लेखन पुस्तिका में लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं एक पहेली। तो हमारे पास ये पहेली दी हुई है आपकी टेक्स्ट बुक में, आपकी पाठ्य पुस्तक में। उसके नीचे आपको उसका उत्तर भी दिया गया है, लेकिन आप उसको नहीं देखेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखेंगे, नीचे पानी में तैरती हुई मछलियों को ध्यान से देखिए और बताइए कि इनमें से बिल्कुल एक जैसी दो मछलियाँ कौन सी हैं। इनमें से एकदम सेम टू सेम कौन सी दो मछलियाँ हैं? पहली मछली किससे रिजेंबल कर रही है, कैसी दिख रही है? इसके अलावा तो कोई और मछली है ही नहीं इसकी तरह। अब पिछली मछली जो है तीसरे नंबर की, इसके जैसी भी कोई मछली दिखाई नहीं पड़ती। पांचवी, दूसरी और चौथी मछलियाँ एक जैसी दिख रही हैं। हम देख लेते हैं अब इसमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। अब देखिए, ये आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसका एक ये है, एक अंग जैसा ये है, इससे भी तैरती है।
अब हम इन दोनों पिक्चर्स में सिमिलैरिटी, इधर सिमिलैरिटी देखेंगे, लेकिन नहीं, इसके पास तो कुछ तैरती हैं जिससे जो मछलियाँ हैं उसके वो हैं पंख जैसे हैं, ये इसके पास 5 है परंतु इसके पास सिर्फ और सिर्फ 4 ही हैं, तो ये दोनों तो सेम नहीं हुई। पर क्या ये दोनों सेम हैं? यस, तो हमारा इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरी और चौथी मछली जो है वह सिमिलर हैं। अंक 2 और अंक 4 की मछलियाँ एक जैसी हैं। चलिए, हमने ये कर ली है। अब आ जाते हैं हम पुस्तकालय से। पुस्तकालय जाके आपको अब फिर से वही काम करना है, क्या? खोजबीन का काम करना है। तो विद्यालय के पुस्तकालय में जाकर कहानी में आए निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश की सहायता से लिखिए। अब आपको हिंदी की लेनी है एक शब्दकोश, एक डिक्शनरी लेनी है, और इन शब्दों का जो भी आपके पास ये शब्द दिए गए हैं इनके अर्थ लिखने हैं। चलिए, पहला क्या है शब्द? गाढ़ी। इसका अर्थ हमें एग्जाम्पल तौर पर दिया गया है घनिष्ठ और गहरी। अब अगला शब्द क्या है हमारा? विनोद। विनोद का अर्थ क्या होता है? हमें हालांकि ये ढूंढ के लिखना है पर हम बता देते हैं, इसका अर्थ है मनोरंजन। अगला प्रश्न है, अगला जो शब्द है वो है तीक्ष्ण। तीक्ष्ण से आप क्या समझते हैं? तीक्ष्ण का शब्द मतलब है तेज, और प्रखर मतलब बहुत ही तेज, बहुत ही ज़्यादा, एकदम क्विक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारा चिंतन। चिंतन से हम क्या समझते हैं? सोचना, विचार करना, ध्यान लगाना, कंसंट्रेशन। और शब्द है हमारा, अब अगला 5वां शब्द है हमारा विश्राम। विश्राम का मतलब आराम करना। चलिए, तो इसका अर्थ हो जाएगा आराम करना। अगला शब्द है हमारा श्रम। श्रम का मतलब होता है मेहनत करना, तो हम इसमें यहाँ क्या उत्तर लिखेंगे? मेहनत करना। यहाँ पे हो गए हैं हमारे पाठशाला वाले सारे क्वेश्चन हल। हमने देख लिए हैं कि सारे पुस्तकालय में जा कर के जो हमें करने थे हमने यहीं हल कर लिए हैं। हमारे स्रोत से आपको इसका उत्तर मिल गया है। अब हम क्या करेंगे? आपके पास एक छोटी सी एक्टिविटी है करने के लिए, ये आपकी अभिव्यक्ति है। आपको कुछ क्रिएट करना है, अपने जो ख्याल हैं, आपको जो क्या है, आप जो सोचते हैं वैसा लिखना है। तो हमारे पास एक प्रॉम्प्ट दिया गया है, हमारे पास एक क्वेश्चन तरीके से दिया गया है, कुछ चीज़ें आपको दी गई हैं जिनकी हेल्प से आपको एक कविता या कहानी लिखनी है। तो हम क्या है? खट्टे हैं अंगूर, हमारा ये शीर्षक हो जाएगा। जैसा कि आपने इस पाठ के परिचय में पढ़ा, पंचतंत्र की रचना प्राचीन काल में की गई थी। समय के साथ साथ पंचतंत्र का प्रसार अरब देशों एवं यूरोप समेत विश्व के अनेक भागों में हुआ। प्राचीन यूनान मतलब वर्तमान ग्रीस, प्रेजेंट डे का जो ग्रीस कंट्री है, में रचित और संपूर्ण यूरोप में प्रचलित ईसप की दंत कथाएं भी पंचतंत्र की प्रेरणा से ही रचाई गई हैं और कालांतर में संपूर्ण विश्व में प्रसारित हुई। आपने इन्हीं दंत कथाओं में से एक कहानी लोमड़ी और अंगूर या खट्टे हैं अंगूर के नाम से पढ़ी या सुनी होगी। अब आपने कई सारी पंचतंत्र जो कहानियाँ हैं उनमें से एक कहानी थी लोमड़ी और अंगूर की कहानी, या फिर खट्टे हैं अंगूर जैसी एक कहानी आपने पढ़ी होगी। तो अब पढ़ी या फिर सुनी होगी, अगर नहीं सुनी है तो कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। चलिए, तो दिए गए चित्र की सहायता से खट्टे हैं अंगूर कहानी को अपने शब्दों में कविता या कहानी के रूप में लिखिए। इस गतिविधि में आप अपने शिक्षक या अभिभावक की सहायता भी ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है? हमारे पास एक चित्र दिया गया है, ये है एक लोमड़ी, यहाँ पे हैं अंगूर। ठीक है, अब खट्टे हैं अंगूर हमारे पास शीर्षक मिल चुका है। अगर आपने ये कहानी सुनी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने पढ़ी है तो भी बहुत अच्छी बात है, तो आपके लिए और आसानी होने वाली है। अगर आपने ये कहानी पहले नहीं पढ़ी है तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इस चित्र को देखना है और आपको एक कहानी के तौर पर इस चित्र को लिख देना। अब आप सोच सकते हैं कि अगर आपने नहीं भी पढ़ी है मान लीजिए, तो अब क्या होगा कि अब ये लोमड़ी क्या कोशिश कर रहा है कि ये अंगूर खाने की कोशिश कर रहा है। अब उसको टेस्ट तो मालूम नहीं है कि एक्चुअली कैसे टेस्ट करते हैं अंगूर। तो हमें क्या करना है कि इस चित्र को देख करके एक कहानी या कविता के रूप में लिख देना है।
आपकी रचनात्मकता होगी। ये एक कला है, आपकी अभिव्यक्ति है। आप किस प्रकार से इस चित्र को शब्दों में पिरोते हैं, आप उनको लिखते हैं। अब आप इस कार्य के लिए क्या कर सकते हैं, आप अपनी पूरी क्लास में अपने पूरे दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ मिलकर बैठिए। अपने अभिभावक मतलब अपने पेरेंट्स या फिर अपने टीचर्स से तो हेल्प लीजिएगा ही लीजिएगा। आप उनके पास जाइए कि मैम या फिर सर आप प्लीज़ हमें हेल्प कीजिए, आप हमें ये कहानी सुनाइए। अगर आपने नहीं अगर आपके टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं तो आप जाइए, आप कहाँ पे जाएंगे, आप जाएंगे अपनी लाइब्रेरी में और वहाँ पे क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको ये कहानी मिले, आपको थोड़ा सा हिंट मिले। उसके बाद आप इस कहानी को लिखें, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि आपको लिखना कैसे है। तो इस प्रकार से हमने कर लिया है हमारा ये वाला पूरा पार्ट कंप्लीट। आप ये एक्टिविटी अपनी अभिव्यक्ति वाला करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये आपकी अभिव्यक्ति के लिए, आपकी रचनात्मक कला के लिए, लेखन कला के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने कंप्लीट कर लिया है 3 मछलियों कहानी की प्रश्न उत्तर। हर एक एक्टिविटी भी हमने कर ली है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पढ़ने में मज़ा आया होगा और उन प्रश्नों को हल करने में भी मज़ा आया होगा। तो बच्चों, अब हम मिलेंगे आपसे अगले चैप्टर में पाठ क्रमांक 11 में, और यहाँ पे हम जानेंगे कि इस पार्ट में हमारे लिए क्या है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए और आगे की वीडियोस देखने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, आपको जाना होगा मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे, वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन भी आप विजिट कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट में। ये हैं जो कुछ टॉप कोर्सेज हैं जो आपको अवेलेबल होंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम्स में। ई नोट्स और ई बुक्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से अवेल कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।